स्वागत दोस्तों के सामने को बताएंगे दोस्तों अजीत पवार का प्लेन हादसा क्या था, एक संयोग या फिर एक प्रयोग। दोस्तों इसे लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। बताएंगे किस तरीके से साजिशों को लेकर मिलने लगे हैं कई तरीके के बड़े सबूत। बताएंगे क्या है डिटेल में क्या है पूरा मामला। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर यूजीसी के मामले को लेकर 10 से ज्यादा बीजेपी के बड़े नेताओं ने फिर से दिया है एक साथ इस्तीफा। बताएंगे कौन कौन से नेता है। दोस्तों के साथ में शरद पवार की पार्टी में वापस लौटने वाले थे अजीत पवार, ऐसे में ममता बनर्जी की ओर से उठाए गए जांच को लेकर शरद पवार ने खुद क्या बोला है डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। और संसद के सत्र को लेकर भी अब मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से अजीत पवार के हादसे वाले मामले को लेकर जांच की मांग की गई है। दोस्तों इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अजीत पवार का बीजेपी के 110 करोड़ के भ्रष्टाचार की फाइल उनके पास होने का दावा करना और उनकी प्लेन हादसे में मौत को लेकर दोनों को मामले को जोड़कर देखा जाना चाहिए और ये एक बहुत गंभीर और संजीदा मामला है। इस पर देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के नेतृत्व में जांच होनी चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा होता है। दोस्तों जहां से आज वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बीते दिन अचानक से एक खबर सामने आती है दोस्तों कि अजीत पवार का प्लेन पूरी तरीके से क्रैश हो गया है, जिसमें उनकी मौत हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर देश भर के अंदर एक शोक की लहर दौड़ गई। दोस्तों ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल करने को लेकर देश भर के अंदर नए नए तरीके से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि अजीत पवार को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि उनके प्लेन हादसे को लेकर एक और ऐसा नया बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद पूरे तंत्र को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल दोस्तों जिस प्राइवेट प्लेन से बारामती उतरने वाले थे अजीत पवार और प्लेन क्रैश हो गया, दोस्तों उस प्लेन के पायलट को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर पूरे तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े किए जाने चाहिए। आपको बता दें कि इस प्लेन को जो उड़ा रहा था दोस्तों, जो पायलट था उसका नाम सुमित कपूर था और सुमित कपूर को लेकर मीडिया रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो पायलट है सुमित कपूर, इस पर अब तक 3 बार शराब पीकर प्लेन उड़ाने के गंभीर आरोप लग चुके हैं। दोस्तों 13 तारीख तीसरा महीना 2010 में पहली बार इसके ऊपर रिपोर्ट दर्ज किया गया था। दिल्ली बेंगलुरु उड़ान में शराब पॉजिटिव पाए जाने के बाद इसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी। इसके बाद 2017 के अंदर एक बार फिर से शराब पीकर प्लेन उड़ाने के मामले को लेकर कार्रवाई की गई। फिर 24 अप्रैल 2017 को सेम मामले को लेकर 3 साल के लिए इस पायलट को सस्पेंड तक कर दिया गया था, यानी मामला इतना बड़ा था दोस्तों। उसके बाद अब अजीत पवार की फ्लाइट चलाने के लिए मौका दिया गया था दोस्तों। अजीत पवार का प्लेन ये व्यक्ति ये पायलट चला रहा था। ऐसे में सुमित कपूर को लेकर हुए बड़े खुलासे के बाद अब धीरे धीरे करके और भी कई सारे मुद्दे इस पूरे मामले पर खुलकर सामने आने लगे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि एक एक कलई खुलनी चाहिए अजीत पवार को लेकर, आखिर देश को यह जानने का अधिकार है कि ऐसा क्या हुआ कि अजीत पवार के प्लेन को क्रैश होने से कोई नहीं रोक पाया और प्लेन क्रैश हो गया जिसमें उनकी मौत हो गई दोस्तों। जबकि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे, सुरक्षा के सारे प्रोटोकॉल को देखा जाता है, अच्छे तरीके से सुरक्षा के प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। इसके बावजूद इस तरीके का हादसा हो जाना काफी गंभीर मामला है दोस्तों। कुछ दावों में सामने आया था कि 2 बार प्लेन उतारने की कोशिश की गई और दूसरी बार जब प्लेन उतारने का प्रयास किया गया तब जाकर प्लेन फिर से कंट्रोल टूटा और प्लेन नीचे जाकर गिर गई। उस वक्त यहां पर मौजूद चश्मदीदों की ओर से बताया गया कि मामला काफी गंभीर था दोस्तों और पूरी तरीके से कंट्रोल हाथ से निकल चुका था पायलट का। और ऐसे में अब जांच पड़ताल करने को लेकर डीजीसी की ओर से बयान दिया जा रहा है कि वो इंटरनल जांच करेंगे, लेकिन यह मामला काफी गंभीर है और जांच बड़े स्तर पर होना चाहिए। ऐसे में अजीत पवार का यह मामला इसलिए भी जरूरी है दोस्तों क्योंकि अजीत पवार ने कुछ दिनों पहले एक ऐसा बड़ा खुलासा किया था जिससे इस पूरे मामले से जोड़कर एक बड़ी साजिश की ओर इशारा किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों 13 जनवरी को अजीत पवार का जो बयान आया था दोस्तों, वो पूरे मामले पर एक साजिश की ओर इशारा करता है। आपको बता दें कि 13 जनवरी को उन्होंने कहा कि 1999 में पार्टी फंड के लिए एक सिंचाई परियोजना की लागत 100 करोड़ रुपए बढ़ा देने की पेशकश की गई थी। उन्होंने कहा कि पुरंदार लिफ्ट सिंचाई योजना की फाइल 1999 में मेरे पास आई थी जिसमें 330 करोड़ रुपए की योजना बताई गई। मैंने फाइल को खारिज कर दिया। परियोजना पर आने वाले खर्च का पता लगवाया गया तो पता चला कि केवल 220 करोड़ रुपए इसमें खर्च हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे यह भी पता चला कि अनुमानित खर्चे में से 100 करोड़ रुपए पार्टी फंड के लिए और 10 करोड़ रुपए संबंधित अधिकारी के लिए जोड़े गए थे। पवार ने यह भी कहा कि वह फाइल अभी भी उनके पास में है। उन्होंने यह बड़ा खुलासा किया है दोस्तों। बीजेपी शिवसेना की सरकार में बीजेपी के एकनाथ खड़से सिंचाई मंत्री थे। खड़से ने पवार के आरोपों को नकारते हुए कहा कि वो खुद सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं और इससे ध्यान हटाने के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अजीत पवार ने बीजेपी सरकार के ऊपर 110 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा था कि फाइल उनके पास मौजूद है। ऐसे में क्या अजीत पवार इस पूरे मामले पर कुछ बड़ा खुलासा करने वाले और फाइल सार्वजनिक करने वाले थे, क्योंकि बीजेपी और अजीत पवार की तलखियां इतनी ज्यादा बढ़ गई थी दोस्तों कि उन्होंने स्थानीय निकाय का चुनाव भी अलग अलग होकर लड़ा था। बीएमसी में भी अलग लड़े थे और अजीत पवार और शरद पवार दोनों जो एक दूसरे के खिलाफ थे, दोनों साथ में आकर कई जगह पर चुनाव लड़े। तो माना जा रहा था कि अजीत पवार ने अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है और महायुति यानी बीजेपी के गठबंधन से पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों इन दोनों मुद्दों को अगर आप जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं कई सारे गंभीर सवाल खड़े होते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि जांच पड़ताल कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बड़े स्तर पर होना चाहिए और निष्पक्ष तरीके की जांच होगी, तभी पता चलेगा कि आखिर पूरा मामला क्या था और ये जो प्लेन का हादसा
हुआ है, क्या ये एक संयोग था या फिर एक बहुत बड़ा प्रयोग, एक बहुत बड़ी साजिश थी? ये सारा पूरा मामला जनता के बीच में खुलकर सामने आना चाहिए। अजित पवार के समर्थकों की ओर से भी जांच पड़ताल की मांग की जा रही है। हालांकि शरद पवार कह रहे हैं कि इस पर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन सवाल उठता है दोस्तों क्योंकि मामला काफी गंभीर है। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि जांच पड़ताल होना चाहिए, मामले को जल्दी से ठंडे बस्ते में नहीं डाले जाने देना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर यूजीसी के विरोध में बुलंदशहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अब 10 और बूथ के अध्यक्षों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि लेटर में लिखा हुआ है कि सरकार ने सवर्णों के हक को मारकर हमारे बच्चों के भविष्य को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, निस्तेनाबूद कर दिया है। दरअसल दोस्तों यूजीसी के विवाद को लेकर लगातार चप्पे चप्पे में भाजपा के कार्यकर्ता विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं और यह विरोध इतना तेज हो चुका है कि लखनऊ में 11 कार्यकर्ताओं ने एक साथ इस्तीफा दिया था। उसके बाद अब उत्तर प्रदेश के ही बुलंदशहर से जुड़े हुए खुर्जा के इलाके के अंदर 10 बूथ अध्यक्षों ने अपना इस्तीफा दे दिया। जो पूरा इस्तीफा छापा गया है दोस्तों, इसमें लिखा गया कि सरकार द्वारा बनाए गए यूजीसी के नियम के विरोध में बूथ अध्यक्ष के पोस्ट से काम न कर पाने के संबंध में हम लोग अपना इस्तीफा दे रहे हैं। और इसमें लिखा जाता है कि आपको अवगत कराना चाहते हैं कि सरकार द्वारा यूजीसी के ड्राफ्ट के कारण सवर्ण समाज में भारी रोष व्याप्त है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सवर्ण समाज हमेशा अत्याचारी और शोषण करने वाला है। इस प्रकार के कानून से सवर्ण समाज जो हमेशा से बीजेपी का कट्टर समर्थक रहा है, उसमें भारी रोष व्याप्त हो चुका है। हमें भाजपा के कार्य और योजनाओं के बारे में जन जन तक पहुंचने में भारी रोष का सामना करना पड़ रहा है। इससे हमारा काम करना असंभव हो जा रहा है। यानी बूथ अध्यक्ष के तौर पर जो काम कर रहे हैं तो जनता के बीच में जाते हैं तो जनता तो विरोध करके भगा रही है। और इस बात को ये सारे के सारे बूथ अध्यक्ष बोलते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए हम काम ही नहीं कर पा रहे हैं, हमको क्षेत्र में जाकर विरोध का सामना करना पड़ रहा है और काम करना हमारे लिए असंभव हो गया है। इस प्रकार के कानून लगातार सरकार सवर्णों का हक मारकर हमारे बच्चों के भविष्य को खराब करने का काम कर रही है। अंततः आपसे अनुरोध प्रार्थना है कि अगर आप इस कानून को वापस नहीं लेंगे, हमारे मुरारी नगर के शक्ति केंद्र के बूथ अध्यक्ष के साथ साथ पूरी की पूरी बूथ समिति ही को मुक्त कर दिया जाना चाहिए। यानी अगर कानून वापस नहीं हुआ तो हमारा इस्तीफा स्वीकार करिए। कुल मिलाकर दोस्तों अब नेता के ऊपर छोड़ दिया गया है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष महोदय को यह चिट्ठी लिखी गई है। इसमें जो बूथ अध्यक्ष है दोस्तों वो विनय कुमार गुप्ता बूथ अध्यक्ष संख्या 268 के साथ राजवीर सिंह बूथ अध्यक्ष 261 और पुरुषोत्तम चौहान बूथ संख्या 269, चंद्रशेखर शर्मा बूथ संख्या 270, नीरज कुमार बूथ संख्या 262 और प्रवीण राघव बूथ संख्या 271, मुकेश कुमार बूथ संख्या 272 और शिवेंद्र चौहान बूथ संख्या 263 और सत्येंद्र चौहान बूथ संख्या 274 के सारे बूथ अध्यक्ष। तो कुल मिलाकर ये सबके सब एक साथ मैदान में उतरकर एक साथ अपने बूथ अध्यक्ष के पोस्ट से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी को बोल रहे हैं कि अब उनके साथ मिलकर काम करने का कोई औचित्य ही नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी को जमकर सपोर्ट करने वाले सवर्ण समाज में अब इस तरीके का विरोध व्याप्त हो गया है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, या यूं कहिए कि बीजेपी वालों ने एक ऐसा काम किया है जिससे ना तो उनको आगे जाने से कोई फायदा होगा ना पीछे हटने से कोई फायदा होगा। यानी अगर यूजीसी का कानून वापस हुआ तो फिर एससी एसटी और ओबीसी समाज के लोग और बड़ा विरोध और प्रचंड विरोध करेंगे, और अगर कानून वापस नहीं हुआ तो बीजेपी को आंख बंद करके सपोर्ट देने वाला यह पूरा का पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को अलग करता हुआ नजर आएगा। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर प्लेन क्रैश में डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत के मामले को लेकर अब ममता बनर्जी की ओर से भी बड़े सवाल खड़े किए गए हैं। दोस्तों ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले पर कहा कि कुछ दिन पहले अजित पवार अपने पुराने गुट में वापस लौटना चाहते थे, उससे पहले ही यह घटना घट गई। देश के लोगों के लिए सुरक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के अंदर अभी कोई भी सुरक्षित नहीं है। पहले अहमदाबाद में इतने लोगों की जान चली गई, इस हादसे में अजित पवार की जान चली गई। देश के मुख्यमंत्री समय समय पर हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं, चार्टर प्लेन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनको टाइम बचाना होता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कौन इस देश के अंदर सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है इस पूरे मामले पर टिप्पणी करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में जांच की मांग करते हुए ममता बनर्जी ने मांग की है कि सच सबके सामने आना चाहिए। दोस्तों इस बयान को देने के कुछ घंटे के बाद ममता बनर्जी ने इस मामले में दूसरा बयान दिया है। उन्होंने सियासी हड़कंप मचाते हुए प्लेन क्रैश को लेकर जो बातें कही है वो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है दोस्तों कि ममता बनर्जी जैसे बड़े नेताओं को भी इस बात की आशंका है कि कहीं ना कहीं ये मामला काफी गंभीर हो सकता है। महाराष्ट्र में जिस तरीके की राजनीति होती है, जिस तरीके के गंदे लेवल की राजनीति होती है दोस्तों, पूरे मामले पर जांच पड़ताल करना अत्यंत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो अपनी राय जरूर बताएगा। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ने के लिए झारखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। दोस्तों कांग्रेस के झारखंड के अध्यक्ष केशव महतो ने राहुल गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है। दिल्ली में इंदिरा भवन में मुलाकात करने के बाद बाहर निकले कांग्रेस पार्टी के झारखंड इकाई के अध्यक्ष महतो ने कहा कि आज हमारी बहुत सारी बातों को लेकर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि बहुत ही अहम और सकारात्मक बैठक हुई। हमने झारखंड में होने वाले एसआईआर के संबंधित ग्राम पंचायत कमेटी और वार्ड कमेटी और बीएलए की नियुक्ति की है। मनरेगा में जिस तरीके से बदलाव किया गया, हमने उसके विरोध में पूरे प्रदेश भर के अंदर जन आंदोलन किया। झारखंड प्रदेश में बना पेशा कानून सबसे अच्छा कानून है। इस कानून में आदिवासी समुदाय के लोगों को अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। हमारी 7 गारंटियों में से एक गारंटी पैसा कानून है। आज इन्हीं सारे विषय को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के साथ में चर्चा की गई है। यानी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में झारखंड कांग्रेस के लोगों ने चर्चा की है और आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस पार्टी की झारखंड में क्या नीति होगी, इसे लेकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के सारे नेताओं को सचेत कर दिया है, स्पष्ट बता दिया है कि कौन सी नीति पर आगे बढ़ना है। 7-7 200
शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बुधवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए राज्य के अंदर दृढ़ नेता और उत्कृष्ट सहयोगी को खो दिया, इस तरीके का बयान दिया। उन्होंने ठाकरे ने कहा कि हम दोनों लोग हमेशा से उत्कृष्ट सहयोगी के तौर पर काम करते आए हैं। उन्होंने कहा कि बेशक मेरे से अलग हो गए थे अजित पवार, लेकिन हमेशा से एक मजबूत दोस्त थे मेरे। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ठाकरे ने कहा कि मैंने अपने मंत्रिमंडल में एक दृढ़ नेता और उत्कृष्ट सहयोगी को खो दिया। जब मैं मुख्यमंत्री था तो अजित पवार उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के तौर पर काम करते थे। वे अपने विभाग पर मजबूत पकड़ रखते थे, वित्त विभाग पर उनकी गहरी पकड़ थी और अत्यंत अनुशासित नेता हुआ करते थे। उत्कृष्ट सहयोगी के तौर पर उन्होंने मेरे साथ काम किया। अजित पवार खुले दिल के व्यक्ति थे, वे बेबाक थे, वे लंबे समय तक किसी से बैर नहीं रखते थे। भले ही उन्होंने राजनीति में अलग रास्ता चुना हुआ हो, लेकिन उनके संबंध हमारे साथ हमेशा से सही रहे और हमेशा से दोस्ताना संबंध रहे। अब इस पूरे मामले को लेकर सवाल बड़ा यही है दोस्तों की जांच पड़ताल किस तरीके से होती है, क्योंकि सारे नेता इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं सकते में है कि ऐसा कैसे हो गया। अब देखते हैं इस पूरे मामले पर क्या विपक्ष के लोग खुलकर एकजुटता के साथ में जांच पड़ताल की मांग को लेकर एक नए तरीके का आंदोलन छेड़ते हुए नजर आएंगे या फिर मामला एकदम शांत रहेगा। आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र की जनता की जैसे ही आंख बीते दिन खुली, वैसे ही ये खबर सामने आने के बाद महाराष्ट्र की जनता भी चौंक गई और देश के लोग भी चौंक गए। उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी अजित पवार गुट के नेता अजित पवार का बारामती के अंदर प्लेन का एक हादसा हो गया। दोस्तों पवार का चार्टर प्लेन खराब होने के कारण इमरजेंसी लैंडिंग की गई थी। ऐसे में अब जो जानकारी आ रही है कि पार्टी पर कंट्रोल को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई है कि आखिर कौन शरद पवार की पार्टी में अब अगला नेता होगा जो अजित पवार की जगह लेगा दोस्तों, क्योंकि पार्टी और सरकार तो लगातार चलती रहेगी। बेशक परिवार में शोक हो, लेकिन पार्टी, परिवार और राजनीति 24 घंटे 7 दिन चलती रहती है। इसीलिए अब कोई नया नेता आगे करना ही पड़ेगा और यही बड़ा कारण है कि अब कहीं ना कहीं अंदर खाने इस बात को लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी चल रही है। ऐसे में कुछ लोगों का नाम जो सबसे ज्यादा आगे है दोस्तों, वो सुनेत्रा पवार जो पत्नी है अजित पवार की, वो पार्टी का नेतृत्व संभाल सकती है। राज्यसभा के सांसद सुनेत्रा पवार इस समय मजबूत दावेदार मानी जा रही है। बारामती की जनता से उनका सीधा जुड़ाव है दोस्तों और सालों से अजित पवार के साथ में मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर सामाजिक कार्य में पूरी तरीके से लगी हुई है। और दूसरे नंबर पर अजित पवार के बेटे पार्थ पवार और जय पवार है। ऐसे में पार्थ पवार राजनीतिक तौर पर एक्टिव है, तो क्या उनको जिम्मेदारी मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। और तीसरे बड़े नेता है प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल चाणक्य और संगठन को मजबूत करने वाले नेता माने जाते हैं। अजित पवार के विद्रोह के समय पटेल ही सबसे बड़े रणनीतिकार बनकर उभरे थे दोस्तों और संगठन को एकजुट रखने और महायुति गठबंधन में अपनी पैठ बनाए जाने को लेकर प्रफुल्ल पटेल ने बड़ी भूमिका निभाई थी। ऐसे में दो और नेता है जिन्हें लेकर चर्चाएं तेज हो सकती है। एक है अजित पवार के भतीजे रोहित पवार जो मराठवाड़ा की राजनीति करते हैं, शरद पवार गुट के विधायक, और अजित पवार के भतीजे रोहित पवार क्षेत्र के अंदर अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं दोस्तों। मराठवाड़ा में अच्छी खासी इनकी पकड़ है। ऐसे में देखना यह होगा कि इनमें से किसको जिम्मेदारी दी जाती है, क्योंकि शरद पवार की उम्र उनके साथ में नहीं है और वो राजनीति से जल्द ही संन्यास ले लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने पिछले साल ही बोला था कि वो 1-1.5 साल तक राजनीति करेंगे, उसके बाद संन्यास ले लेंगे और उनका उम्र भी उनके साथ में नहीं है। तो शरद पवार की जगह किसी और को जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी और अजित पवार को रिप्लेस करना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों सुप्रिया सुले क्या दोनों पार्टी का मर्जर करवाकर यानी एकजुट करवाकर दोनों पार्टियों को एक साथ रखकर क्या वो उसका नेतृत्व संभालेंगी, ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। अगर सुप्रिया सुले नेतृत्व संभालती है तो फिर महाविकास आघाड़ी गठबंधन के साथ में जाएंगे या फिर महायुति यानी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ में बने रहेंगे। जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी आप लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर 20 सितंबर 2023 को लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ जहां पर 20 सितंबर 2023 को लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर 20 सितंबर 2023 को लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर अजित पवार वाले हादसे को लेकर लगातार महाराष्ट्र में चर्चा चल रही है दोस्तों, लेकिन महाराष्ट्र में एक बात जो सबके सामने अभी छुपी हुई है वो ये कि महाराष्ट्र के अंदर दसों हजार लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिए मैदान में उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं दोस्तों। आपको बता दें कि हजारों की संख्या में लोग नासिक से मुंबई की ओर रवाना हो रहे हैं और ये ज्यादातर आदिवासी समुदाय के लोग हैं और इसमें किसान लोग भी बड़ी संख्या में है और इनकी सबकी मांग किसानी से जुड़ी हुई है। यानी किसानों के जो मुद्दे, सिंचाई के मुद्दे होते हैं, एमएसपी का मुद्दा होता है, जमीन के अधिकार का मुद्दा होता है, इन सारे मुद्दों को लेकर मुंबई की ओर रवाना हो रहे हैं। 10,000 की संख्या में ये पूरे लोग हैं दोस्तों। इससे पता चल रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर मुंबई में एक बार फिर से जोरदार तरीके की राजनीति देखने को मिलेगी। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आप भी मानते हैं कि मुंबई महाराष्ट्र के अंदर किसान अब जब पहुंचेंगे तो आंदोलन और ज्यादा बड़ा और तीखा देखने को मिलेगा। साथ साथ दोस्तों डीएमके की सांसद कनिमोझी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मिलने के लिए 10 जनपथ रोड पहुंचती है, यानी राहुल गांधी के आवास पर पहुंचती है थार गाड़ी में दोस्तों। जैसा कि देखा जा सकता है इन तस्वीरों में कनिमोझी राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए इसलिए पहुंची है क्योंकि डीएमके और कांग्रेस पार्टी के बीच में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है। लेकिन कुछ कांग्रेस पार्टी के नेता है तमिलनाडु में जो सोच रहे हैं कि इस बार नए विकल्प की तरफ पार्टी को देखना चाहिए और इस बार पार्टी को सुनिश्चित करना चाहिए कि गठबंधन उस पार्टी के साथ में हो जिस पार्टी से कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें मिले, यानी थालापति विजय के साथ में गठबंधन को लेकर कई सारे नेता आगे बढ़ने की बातें कर रहे हैं। और ऐसे में डीएमके के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन कंटिन्यू होगा, आगे चलेगा या फिर नहीं चलेगा, ये बात राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे। ऐसे में खड़गे और राहुल गांधी से कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बातचीत हो गई है। अब डीएमके के लोग भी कांग्रेस पार्टी से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब देखते हैं कनिमोझी से राहुल गांधी की मुलाकात के बाद क्या कांग्रेस पार्टी और डीएमके मिलकर आगे बढ़ेंगे या फिर कांग्रेस पार्टी इस बार थालापति विजय के साथ में गठबंधन करेगी, तमिलनाडु के अंदर एक नए तरीके के समीकरण के साथ मैदान में कूदेगी। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ जहां पर
अजीत पवार के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, वो जानना जरूरी है कि आखिर अजीत पवार की राजनीति किस तरीके की रही है। उनका जन्म 22 जुलाई 1959 में महाराष्ट्र के अहमदनगर के अंदर हुआ था। 46 साल की राजनीति का उनका एक बहुत बड़ा कैरियर रहा है। 1982 में सहकारिता में सक्रिय हुए। इसके बाद 1991 में पुणे जिला सहकारिता बैंक के अध्यक्ष बने। इसके बाद 1991 में ही बारामती से सांसद बने पहली बार। फिर 1995 में चुनाव लड़े, बारामती के विधायक बने पहली बार। फिर 1999 में विधायक बने बारामती के, 2004 में बारामती के विधायक बने, 9 में विधायक बने, 14 में विधायक बने और 19 में भी बारामती से ही विधायक बने। इसके बाद 1991 में ऊर्जा राज्य मंत्री बने। फिर 1992 के अंदर मृदा संरक्षण बिजली योजना मंत्री बने। फिर 1999 में सिंचाई कैबिनेट मंत्री बने। 2003 में ग्रामीण विकास जल संसाधन मंत्री बने। 2009 में जल संसाधन ऊर्जा मंत्री बने। 2010 में उप मुख्यमंत्री पहली बार बने और 2012 में उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एक बार फिर से बने। फिर 23 नवंबर 2019 के दिन अजित पवार ने राजनीति में एक बड़ा बदलाव किया और एनसीपी के कुछ विधायकों के अपने गुट के साथ में शिवसेना का समर्थन करने के लिए पहुंच गए और अल्पमत की सरकार में उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया, यानी एकनाथ शिंदे को उन्होंने सपोर्ट कर दिया दोस्तों। इसके बाद 2022 और 23 के बीच में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भी उन्होंने भूमिका निभाई। फिर 2023 में उन्होंने एनसीपी के अंदर विवाद में कुछ विधायकों को लेकर बीजेपी शिवसेना एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए और उप मुख्यमंत्री बन गए। 5 दिसंबर 2024 को 28 जनवरी 2026 तक उप मुख्यमंत्री के पोस्ट पर बने रहे। 28 जनवरी 2026 को बीते दिन उनकी मौत हो गई दोस्तों। अब इस पूरे मामले पर आप देख सकते हैं कि 46 साल का उनका राजनीति का एक लंबा चौड़ा अनुभव रहा है। तो राजनीति में हर तरीके के खट्टे मीठे अनुभव उनके साथ में गए होंगे। और बड़ी बात यह भी है कि अजित पवार को लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया है दोस्तों। लेकिन एक बात है कि अजित पवार अपने क्षेत्र के लोग, खासकर बारामती और आसपास के इलाके के लोगों के लिए दादा माने जाते थे। उनको बारामती की जनता काफी पसंद करती थी, क्योंकि जब भी कोई बड़ा काम होता था उनके पास जाते थे और सारे काम करके देते थे। अजित पवार इससे कुछ दिनों पहले, बल्कि 2-3 महीने पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो एक अधिकारी को फटकार लगा रहे थे अपने कार्यकर्ता के साथ दुर्व्यवहार करने को लेकर। तो उनकी छवि इस तरीके की थी कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा होने की हमेशा कोशिश करते थे, इसीलिए बार बार जनता उनको जिताकर भेज भी रही थी। और शरद पवार से अलग हो गए, इसके बावजूद उन्होंने अपनी पार्टी को खड़ा रखा। तो इससे पता चलता था कि कहीं ना कहीं अजित पवार के पास अच्छा खासा राजनीतिक अनुभव था। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर ये अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता मोहिद खान है दोस्तों, जिन्हें लेकर 2 साल पहले आरोप लगाया गया था कि ये गैंग रेप के अंदर शामिल है और एक लड़की के साथ में इन्होंने दुर्व्यवहार किया है। इस पूरे मामले को लेकर गोदी मीडिया ने सुबह शाम समाजवादी पार्टी के नेता को परेशान किया दोस्तों। और समाजवादी पार्टी के नेता को परेशान करते हुए अखिलेश यादव से कई तरीके के सवाल पूछे गए। योगी आदित्यनाथ ने यहां तक कि विधानसभा के अंदर भी समाजवादी पार्टी के नेता मोहिद खान का नाम लिया और यहां तक कि गंदी राजनीति करते हुए घर पर बुलडोजर चलवा दिया गया दोस्तों। उनका कारोबार भी पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोहिद खान को निर्दोष घोषित कर दिया है। बीजेपी और गोदी मीडिया ने एक निर्दोष व्यक्ति को जिस तरीके से परेशान किया, समाजवादी पार्टी के लोगों ने इस पूरे मामले पर पूरे के पूरे गोदी मीडिया को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने मोहिद खान को गैंग रेप के मामले को लेकर बाइज्जत बरी कर दिया। क्या एक व्यक्ति को जो अपना घर परिवार चला रहा था, क्योंकि वो मुस्लिम समाज से था दोस्तों, और जानबूझकर मीडिया में ट्रायल किया गया, घर से लेकर बेकरी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर जाकर बुलडोजर चलवा दिए गए और केवल इसलिए ताकि एक भीड़ को खुश किया जाए और एक कानूनी लिंचिंग जिसको बोला जाता है दोस्तों, यानी कानून का इस्तेमाल इस तरीके से किया गया कि मुस्लिम समाज के होने के कारण उनको इस तरीके से प्रताड़ित किया गया कि अब मामले पर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि मोहिद खान को जिस तरीके से बदनाम किया गया, अखिलेश यादव को बदनाम किया गया, उनका घर तोड़ा गया, परिवार को नष्ट कर दिया गया, इसकी भरपाई कौन करेगा? अगर आप भी मानते हैं कि बुलडोजर अन्याय के कारण उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से त्राहिमाम है दोस्तों, यानी पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है, कब किसका घर टूटेगा कोई गारंटी नहीं है। और अगर कोई अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम समाज से आता है तो फिर उसके पास तो छोटी सी भी उम्मीद नहीं है कि उसकी सुरक्षा हो पाएगी और बुलडोजर तुरंत चला दिया जाता है। अब इस मामले पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चुप्पी साधकर बैठने का फैसला लिया है। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट पेश होने से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ने देश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि देश के अंदर असमानता यानी इनइक्वालिटी लगातार बढ़ रही है और वेलफेयर स्कीम को वापस लिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सरकार द्वारा पेश किए गए आंकड़े आम जनता की जिंदगी की सच्चाई को नहीं दिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर सरकार की नीति पर सीधा सवाल खड़ा करते हुए सालाना रिपोर्ट जारी की है दोस्तों। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की रिसर्च डिपार्टमेंट के चेयरमैन राजीव गौड़ा ने कहा कि मोदी सरकार के आंकड़ों पर भरोसा करना काफी मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के भारत ने डेटा को सी ग्रेड कर दिया है और गौड़ा ने कहा कि 0.5% की महंगाई दर आम जनता के लिए सच्चाई नहीं दिखाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की असली हकीकत को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। जो असली ग्रोथ है भारत की वो काफी कम है और बीजेपी सरकार आंकड़ों के साथ छेड़खानी करते हुए अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की सरकार आंकड़ों को फेक दिखा रही है और आईएमएफ ने सी ग्रेड के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था को क्यों डाला है, इसका जवाब तो देना चाहिए। सवाल तो बहुत बड़ा है दोस्तों। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के प्रमुख अजित पवार के निधन पर पूरे राज्य के अंदर 3 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है। 28 से लेकर 30 जनवरी तक ये सरकारी कार्यालय, राजकीय कामकाज बंद रहेंगे और झंडा आधा झुका रहेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ वो बारामती पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने अजित पवार जी के परिवार से मुलाकात की है और उनको शोक संतप्त परिवार को पूरे मामले पर सांत्वना दी गई है। दोस्तों, चीफ मिनिस्टर ने बताया कि उनके लिए व्यक्तिगत रूप से ये बहुत बड़ा नुकसान है। उन्होंने एक दमदार और दिलदार मित्र को खो दिया है। दोनों ने साथ में कई तरीके के संघर्ष किए, पॉलिटिकल लड़ाइयां देखी है। महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि इस तरीके की अपडेट आप लोगों तक लगातार आगे भी इस तरीके से पहुंचती रहे। आपको बता दें कि अजित पवार के मौत के मामले को लेकर राहुल गांधी ने भी नाराजगी जताई है और परिवार के लोगों से फोन पर बातचीत की है दोस्तों। और भी कई तरीके की अपडेट के साथ आपके सामने जल्द मौजूद रहेंगे। देख रहे थे आपका जय हिंद, जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।